इलेक्ट्रोड विभव। जैसे मान लो कोई धातु की छड़ है, धातु की छड़ है, जैसे मान लो कोई भी धातु ले लो, जैसे जिंक ले लिया, धातु की छड़ को उसी धातु आयनों के विलीन में डुबोया जाता है। जैसे जिंक की छड़ है तो Zn+2 में डुबोया जाता है। Zn+2 प्राप्त करने के लिए आप ZnSO4 ले सकते हो, ZnSO4 टूट कर Zn+2 लेगा बनेगा, या ZnCl2 ले सकते हो, ZnI2 ले सकते हो। तो धातु की छड़ को धातु आयनों के विलीन में डुबोया जाता है तो एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इनके बीच में क्या होता है, धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो इस पर चार्ज क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, आयनों पर चार्ज क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। प्लस माइनस के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी विभव को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग धातुओं के अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कोई लिथियम है, वो यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो लिथियम बना रहा है, तो इसका अपचयन विभव क्या होगा। अपचयन विभव को अपने इस प्रकार से दिखा दें कि लिथियम प्लस है, वो यदि लिथियम में जा रहा है तो इसका अपचयन विभव है वो -3.05 होगा, वोल्ट में होगा। या इसका उल्टा कर कर दिखाएं कि लिथियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। जैसे इसी अभिक्रिया को मैं इस प्रकार से लिख कर दिखाऊँ आपको कि लिथियम है, माइनस में अपचयन विभव, इसका मतलब ये अभिक्रिया होने की संभावना है ही नहीं कि लिथियम है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता ही नहीं, क्योंकि ये मामला माइनस में बहुत ज़्यादा गया हुआ है। यानी कि लिथियम क्या करेगा, लिथियम प्लस में जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इसके लिए इस विभव को ऑक्सीकरण विभव कहेंगे कि लिथियम प्लस में जाता है तो इसकी संभावना कितनी है, प्लस 3.05 वोल्ट है। यानी कि लिथियम प्लस में जाता है। लेकिन सभी सूत्रों के अंदर अपने अपचयन विभव है, वो अपचयन विभव काम में लेना होता है, इसीलिए इसी की अपचयन अभिक्रिया ही लिखी जाती है और अपचयन विभव ही बताया जाता है। चाहे इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, वो हमेशा ही लिथियम का ऑक्सीकरण नहीं होता है, अपचयन इसका होता ही नहीं, ये तो दूसरों को अपचयन कराने के काम में आता है। यानी कि लिथियम दुनिया का सबसे प्रबलतम अपचायक है। तो इलेक्ट्रोड विभव ध्यान में आया आपके। किसी सेल का सेल विभव ज्ञात करना बड़ा ही आसान काम है कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड से ज्ञात कर सकते हैं। ई कैथोड क्या है, कैथोड का अपचयन विभव है, कैथोड का अपचयन विभव है। और ई ए क्या है, ई ए है यहाँ पर एनोड का अपचयन विभव है, एनोड का अपचयन विभव है। मानक स्थिति में ज्ञात करना हो तो इसके मानक लगा देते हैं। तो ई नोट कैथोड सी है, ई नोट सी या ई नोट कैथोड क्या है, कैथोड का मानक पोजीशन में क्या है, अपचयन विभव है। और ई नोट एनोड क्या है, एनोड का मानक स्थिति में अपचयन विभव है। अब मानक पोजीशन क्या होती है, मानक स्थितियां किसे मानी गई है, तो मानक स्थिति क्या होती है कि ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हुआ, 298 केल्विन। और दाब होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर दाब का मतलब कितना होता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल। इतना दाब होना चाहिए, ताप दाब। और सांद्रता कहीं पर काम आ रही हो तो 1 m सांद्रता होनी चाहिए। 1 m का मतलब 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए, 1 लीटर में 1 ही मोल आना चाहिए। तब इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, मानक कंडीशन कहा जाता है। और मानक कंडीशन में जो भी अपचयन विभव आता है उसको मानक अपचयन विभव कहा जाता है। लिथियम का मानक अपचयन विभव ये आ गया, मानक पोजीशन में ही है ये, ई नोट है। अपने लोहे का बताएं कि ई नोट Fe+2 है, वो Fe में जा रहा है तो इसके लिए कितना होगा, तो ये आता है -0.44 वोल्ट। जिंक का बताएं अपने कि ई Zn+2 है, वो Zn में जाता है तो इसका अपचयन विभव होता है -0.76 होता है। इसके अलावा कॉपर का बताएंगे अपने कि Cu+2 है, यदि Cu में जाता है तो मानक पोजीशन में इसका अपचयन विभव होता है वो +0.34 होता है। तो अलग अलग का अपचयन विभव अलग अलग होता है। 1-2 एग्जाम्पल याद रख सकते हो आप, ज़्यादा सभी
याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और IUPAC ने मानक अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। IUPAC मानक अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव माना है। मानक पोजीशन बता दी 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो 273.15 जोड़ा जाता है। तो ये तो बात थी कि क्या होता है मानक अपचयन विभव। इसके बाद में अपने बात करते हैं ज्वाला परीक्षण कि ऐसे बलों के तत्व ज्वाला के अंदर भी रंग देते हैं।